Hello everyone, I'm Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है इंसोलेशन, सूर्य तप। सबसे पहले सूर्य तप क्या होता है? वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य तप कहते हैं, अर्थात सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है वही क्या होता है? सूर्य तप होता है। पृथ्वी की ओर, इसे हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी की ओर सूर्य से आने वाली सौर विकिरण को सूर्य तप कहते हैं। सूर्य की जो ऊर्जा है उसका प्रधान स्रोत उसका आंतरिक भाग है, जहाँ पर अत्यधिक दाब तथा उच्च तापमान के कारण नाभिकीय फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण से ऊष्मा का जनन होता है। ठीक है, इसमें जो प्रोसेस होती है वो होती है नाभिकीय फ्यूजन, न्यूक्लियस फ्यूजन जो है वो इसके अंदर प्रोसेस होती है, और इसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के रूप में रूपांतरित होता रहता है। यह ऊष्मा परिचालन तथा संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह तक पहुंच जाती है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसको फोटोन कहते हैं, और इसलिए सूर्य की जो बाह्य सतह होती है उसको फोटोस्फेयर कहते हैं। और इसी सतह से जो है ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा विकिरण उसका होता रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा उसका विकिरण होता रहता है। अब बात करते हैं सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि सूर्य तप जो है यह हर जगह समान रूप से वितरित नहीं है। सूर्य तप की जो सर्वाधिक मात्रा है वे विषुवत रेखा के पास होती है, क्योंकि यहाँ पर दिन रात की लंबाई बराबर होती है तथा सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती हैं। परंतु सूर्य के दक्षिणायन तथा उत्तरायण की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्यताप मंडल विषुवत रेखा के दोनों ओर सरकता रहता है, और ध्रुवों पर यह ताप इतना कम हो जाता है कि विषुवत रेखा का केवल 40% ही प्राप्त हो पाता है। इस तरह ध्रुवीय क्षेत्र न्यूनतम जो सूर्य ताप है वो प्राप्त करते हैं। इक्विनॉक्स जब दिन और रात का समय जो है वो बराबर होता है दोनों गोलार्धों में, तब सूर्य ताप का वितरण प्राय समान रहता है। इसके विपरीत कर्क तथा जो मकर संक्रांति के समय दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के बीच सूर्य तप के वितरण में प्राय असमानता होती है। यहाँ पर ध्यान देने की यह आवश्यकता है कि सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के परावर्तन, शोषण तथा प्रकीर्णन आदि प्रभावों का पर्याप्त असर होता है। इसी कारण से कर्क संक्रांति के समय जबकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ध्रुवों पर दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होने पर भी सूर्य तप सर्वाधिक नहीं हो पाता है, अपितु अधिकतम सूर्यताप 40 डिग्री अक्षांश के आसपास प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो है सूर्य की किरणों का सापेक्षिक तिरछापन, ये कैसे प्रभावित करता है सूर्य तप को। देखो सूर्य पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें जो हैं वो बिल्कुल लंबवत पड़ रही हैं, क्योंकि सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है। परंतु ध्रुवों की ओर किरणों का कोण कम होता जाता है, अर्थात वे तिरछी होती जाती हैं। किरणों के सापेक्षिक तिरछेपन में कुछ परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर तथा 22 की अवधि सर्वाधिक लंबी होने पर भी सूर्य तप सर्वाधिक नहीं हो पाता, अपितु अधिकतम 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण पहली स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में किरणें अधिक तिरछी होती हैं। तथापि साधारण रूप में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है,
इसी कारण सूर्य तप भी जो है वो भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की ओर घटता जाता है। किरणों के इस तिरछेपन का प्रभाव दो रूप में होता है। पहला, लंबवत किरणें धरातल के कम क्षेत्र पर पड़ती हैं, जिस कारण उस स्थान का ताप अधिक हो जाता है, जबकि तिरछी किरणों की उतनी ही मात्रा अपेक्षाकृत धरातल के अधिक क्षेत्र पर पड़ती है। परिणाम स्वरूप ऊष्मा कम हो जाती है। इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक जगह पर जहाँ पर वर्टिकल रेज पड़ रही है वो एरिया कम कर रही हैं, बट वहाँ पर जो उस पर्टिकुलर एरिया में जो सूर्य तप की किरणें हैं वो अधिक मात्रा में पड़ रही हैं। और दूसरे में देख सकते हैं कि उतनी ही जो सूर्य तप है उसको जहाँ पर किरणें तिरछी पड़ रही हैं ज़्यादा क्षेत्र को गर्म करना पड़ रहा है, तो इसीलिए वहाँ पर सूर्य तप की मात्रा जो है वो घट जाती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दिन की अवधि के बारे में कि दिन की अवधि जो है वो कैसे प्रभावित करती है सूर्य तप को। यदि अन्य दशाएं समान हो तो दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्य तप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। पृथ्वी अपनी कक्षा पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई लगभग 24 घंटे में अपनी एक्सिस पर एक परिक्रमा पूरी करती है तथा साथ ही सूर्य के चारों तरफ भी वर्ष में एक बार चक्कर लगाती है। अगर हम सोचें कि अगर पृथ्वी जो है वो अपनी जगह पर स्थिर होती तो आज जैसी कंडीशन है उसके ऑपोजिट होती, परंतु पृथ्वी की दैनिक तथा वार्षिक गति के कारण भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर आता रहता है। भूमध्य रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे के लिए होता है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है तथा उत्तरी ध्रुव पर 6 मास का दिन होता है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा से दक्षिण जाने पर दिन की अवधि कम हो जाती है। ये बात कब की है? जब सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है और कर्क रेखा पर उसकी स्थिति होती है। ये हम तब की बात कर रहे हैं। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर केवल रात होती है, वो भी 6 मंथ के लिए। जब सन की पोजीशन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के लिए दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर 6 महीने के लिए रात होती है। सूर्य की दक्षिणायन स्थिति में जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है और उत्तर की ओर घटती जाती है, वाइस वर्सा है। ठीक है। केवल 21 मार्च तथा 23 दिसंबर को जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें ये दोनों डेट याद रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन्हीं को ही इक्विनॉक्स कहते हैं, जब दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है। स्मरणीय है कि किरणों के तिरछेपन तथा दिन की अवधि के प्रभाव सापेक्ष हुआ करते हैं। उच्च अक्षांशों में दिन की अवधि 6 मास की होने पर भी सूर्य तप न्यूनतम इसलिए होता है कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती हैं। ठीक है, तो 6 महीने का दिन होने पर भी ध्रुवों पर वहां पर उतना सूर्य तप प्राप्त नहीं होता है जितना कि कर्क रेखा पर या 40 डिग्री अक्षांश पर इन पर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, जहां पर दिन की अवधि अधिक होती है तथा साथ ही साथ किरणें सीधी पड़ती हैं वहां पर निश्चित रूप से ताप अधिक प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी का अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण उसकी सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर अंडाकार रूप में परिक्रमा करती है, तो जाहिर सी बात है कहीं पर इसकी दूरी अधिक होगी और कहीं पर सूर्य से इसकी दूरी कम होगी। औसत रूप में पृथ्वी सूर्य से 149 मिलियन किलोमीटर दूर है, परंतु निकटतम दूरी जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल निकटतम होती है तो वह दूरी इसकी 147 मिलियन किलोमीटर है।
इस स्थिति को उपसौर पेरिहीलियन कहते हैं। और ये स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को। तो हमें ये 3 जनवरी की डेट जो है वो याद रखनी है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि उपसौर किस मतलब डेट पर होता है। ठीक है, तो 3 जनवरी। इसके विपरीत 4 जुलाई, ये भी डेट हमें याद रखनी है। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है, एपिहेलियन की स्थिति होती है, जब पृथ्वी जो है सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही पोजीशन हमें जो है वो याद रखनी है, एपिहीलियन और पेरिहीलियन की, और किस डेट पर कौन सी होती है, कौन सी स्थिति में होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सौर कलंक के बारे में। चंद्रमा के समान सूर्य तल पर कलंक या धब्बे मिलते हैं। इनका कोई स्थायी रूप नहीं होता, वरन ये बनते बिगड़ते रहते हैं तथा इनकी संख्या भी घटती बढ़ती रहती है। यह अंतर चक्रीय रूप में संपन्न होता है। औसत रूप में एक चक्र 11 वर्ष में पूरा होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि सौर कलंक जो है इसका एक चक्र कितने वर्ष में पूरा होता है? 11 वर्ष में। जब सौर कलंकों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्य तप की मात्रा भी अधिक हो जाती है, परंतु इनकी मात्रा में कमी हो जाने के कारण प्राप्त होने वाला सूर्य तप कम हो जाता है। अब बात करेंगे वायुमंडल के प्रभाव के बारे में। सूर्य तप वितरण को प्रभावित करने वाले उपयुक्त कारकों की विवेचना के समय वायुमंडल के प्रभाव को ध्यान में भी रखना आवश्यक है। वास्तव में सूर्य की प्रकाश किरणों को वायुमंडल की पारदर्शक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, परावर्तन, रिफ्लेक्शन तथा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता रहता है। प्रकीर्णन के अंतर्गत सौरिक शक्ति का कुछ भाग पारदर्शक वायुमंडल में स्थित अदृश्य कणों तथा अणुओं के कारण बिखर कर फैल जाता है। प्रकीर्णन मुख्य रूप से वर्णात्मक होता है, अर्थात यह उस समय होता है जबकि अदृश्य कणों की व्यास विकिरण तरंग से छोटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इसमें कई तरह के जो हैं प्रकीर्णन होते हैं, सेलेक्टिव, वर्णात्मक और डिफ्यूज। ये सॉरी, इसके बाद में हम बात करते हैं जब वायुमंडल के अदृश्य कणों के व्यास विकिरण तरंग से बड़ी होती है तो विस्तृत परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की क्रिया होती है। मतलब कि जो सन रेज आई हैं वो टकरा कर वापस चली जाती हैं। इस क्रिया के कारण सौरिक शक्ति का कुछ भाग परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, जबकि कुछ भाग वायुमंडल के चारों तरफ छिटक जाता है। अब बात करते हैं अवशोषण की क्रिया की। अवशोषण की क्रिया मुख्य रूप से जलवाष्प तथा गौण रूप से ऑक्सीजन एवं ओजोन गैसों द्वारा संपादित होती है। अवशोषण भी वर्णात्मक होता है, अर्थात सभी विकिरण तरंगों का अवशोषण न होकर केवल दीर्घ तरंगों का ही हो पाता है। प्रकीर्णन, परावर्तन तथा अवशोषण द्वारा सूर्य तप की नष्ट होने वाली मात्रा मुख्य रूप से सूर्य की किरणों के कोण तथा वायुमंडल के पारदर्शक तत्व पर आधारित होती है। सूर्य से किरण समस्त सूर्य तप का लगभग 35% भाग परावर्तन तथा प्रकीर्णन द्वारा आकाश में वापस लौट जाता है तथा इसका उपयोग न ही वायुमंडल को गर्म करने में हो पाता है और न ही पृथ्वी को। सूर्य तप के 14% भाग का वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाता है। इस तरह सूर्य तप का केवल 51% भाग पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है, जिससे वायुमंडल का निचला भाग गर्म होता है। तो ये थे सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।